अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फ़ारूकी। पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस वक्त टेक्नोक्रेट हुकूमत का बहुत एक गलगला है और ये बात कही जा रही है कि किसी जगह पर कोई ये सोच विचार की जा रही है कि मुल्क के जो इस वक्त मुआशी हालात हैं ख़ास तौर पर उनको लेकर कि कोई ऐसी टेक्नोक्रेट हुकूमत बना दी जाए जो 1 साल से लेकर 2 साल तक उसका दुरानिया हो और वो तमाम पाकिस्तान के मुआशी मसाइल जो हैं उनको हल कर सके। और जब ये मुआशी मसाइल हल हो जाएँ और इस्तेहकाम मिल जाए तो उसके बाद दोबारा से मुल्क के अंदर जमहूरियत को जो है वो रवां दवां किया जाए और उस वक्त तक इलेक्शन और पार्लियामेंट इसको जो है वो शेल्फ कर दिया जाए, इसको बंद कर दिया जाए इस सिलसिले को। ये तजवीज़ कहाँ से आई, कौन कह रहा है ये, और ये सोच भी कहाँ पर पाई जा रही है, ये एक बड़ा अहम सवाल है। लेकिन उसमें हमें देखना ये है साथ साथ कि ये आखिर इसकी टाइमिंग क्या है और इस वक्त मुल्क के हालात चल क्या रहे हैं। मुल्क के हालात को अगर देखें तो उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि सियासी तौर पर इमरान खान जिस तरह से जितनी ज़्यादा एक हाइप क्रिएट किए हुए हैं और वो कभी असम्बलियों से इस्तीफ़े देते हैं, नेशनल असम्बली से बाहर आ जाते हैं, और उससे भी पहले अगर देखें तो जब उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आई तो उसको जिस तरह से उन्होंने डील किया वो भी एक बहुत ही एक अनहोनी सी अजीबोगरीब सी बात थी जिस तरह से उन्होंने इसे डील किया, और उसी से बहरान एक शुरू हो गया। और फिर जब अदालत के हुक्म पर उन्हें तहरीक अदम एतमाद को उसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए मजबूर नहीं किया गया, वो इस तरफ नहीं है। और फिर तहरीक अदम एतमाद जो है उसके एक्सेप्ट होने के बाद, उसकी कामयाबी के बाद वो इक़्तिदार से बाहर हुए तो वो पार्लियामेंट से ही बाहर चले गए, तमाम पार्टी को लेकर बाहर निकल गए और वहीं से उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को और फिर जो नई बनी हुकूमत उसको उन्होंने एक मुसलसल आजमाइश से दो चार कर रखा है पिछले 8 साल में। और जो हुकूमत बनी है वो भी कहते हैं कि क्या मुसीबत हमने अपने गले डाल ली है कि एक तो ये है कि इतना बड़ा खौफनाक किस्म का बैगेज जो है वो उन्हें उठाना पड़ा है, जिसमें मईशत जो है वो तबाह हाल है। और ख़ान साहब जो दावे करते हैं कि उन्होंने बड़ी मजबूत मईशत दी, मजबूत कोई मईशत नहीं दी। वो भी उस वक्त ऐसे ही जैसे हैंड टू माउथ होते हैं मामलात, यही थे मामलात। और जो आखिरी दिनों में जो एक वो छोड़ के गए ज़र मुबादला के ज़खायर वगैरह, वो भी उसी सूरत में थे जब उन्होंने IMF के साथ अपनी कमिटमेंट्स पूरी नहीं की और उन्होंने पेट्रोल की प्राइसेस जो थी वो एक पॉपुलर डिसीजन के तौर पर वो बहुत कम कर दी, जिसका एक बर्डन आम आदमी के ऊपर तो नहीं पड़ा लेकिन मईशत के ऊपर पड़ गया। वो सारे फ़ैसले आकर इस नई हुकूमत को करने पड़े। और इस वक्त मुआशी सूरत ये है कि पिछले साल इन्हीं दिनों में पाकिस्तान के अंदर स्टेट बैंक के जो रिज़र्व्स जो थे वो तकरीबन 18 अरब डॉलर थे, जो इस वक्त आकर कुछ 6 अरब डॉलर के करीब रह गए हैं। तकरीबन कुछ 10 से 12 अरब डॉलर जो है वो पिछले 1 साल के अंदर स्टेट बैंक से निकल चुके हैं। और हर रोज़ यही इतला मिलती है कि जनाब मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। अच्छा, एक तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है जिसमें पाकिस्तान को और इस मौजूदा हुकूमत को उससे निकलना है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट भी ना करे। कई लोग तो बड़ी आसानी से कह देते हैं कि जनाब डिफ़ॉल्ट से कुछ भी नहीं होता, आप डिफ़ॉल्ट अनाउंस कर दें, आपकी जो पेमेंट्स हैं वो वक्ती तौर पर रुक जाएंगी, उसका फ़ायदा बल्कि उल्टा हो जाएगा। पता नहीं कहाँ बैठ कर ये सारे जो है अंदाज़े लगाए जाते हैं, क्या आसराइयाँ की जाती हैं। अगर ऐसा ही हो तो बड़े बड़े मुल्क जो हैं, जो बड़े मसाइल से दो चार हैं, और पाकिस्तान के अंदर तो ये अभी एक महंगाई की एक लहर आई है, लेकिन पाकिस्तान इससे पहले दुनिया के बहुत से मुल्क ऐसे हैं जो पाकिस्तान से भी बहुत ज़्यादा महंगे हैं, लेकिन वो कहलवाते ऐसे हैं कि वो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। अगर ये डिफ़ॉल्ट करना किसी मसले का हल हो तो ये जो मुल्क जो इससे पहले भी जो बेशुमार जो अरबों डॉलर के कर्जे तले जिनकी मईशत दबी हुई है, वो क्यों नहीं ये हल जो है इसका तलाश कर लेते। नहीं जनाब, ऐसा नहीं है। जब आप डिफ़ॉल्ट करते हैं तो आपकी मुल्क के अंदर अगले दिन एक दोस्त कह रहे थे कि ये आपकी मईशत की करेक्शन हो जाती है और रिज़र्व जो है दोबारा बिल्ड होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये तो ऐसे हालात पे है जब ये कोई ऐसा मुल्क हो कि जिसके बाकी चीज़ें भी कुछ ठीक हों। हमारे तो वैसे ही सारे के सारे इदारे ही एबनॉर्मल किस्म का काम करते हैं, तो पाकिस्तान जैसे मुल्क जो हैं फिर इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, अगर श्रीलंका से इसको कंपेयर किया जाता है तो उसके साथ तो कंपेयर करना ही नहीं चाहिए। श्रीलंका है 2-2.5 करोड़ का
बमुश्किल मुल्क, 2 करोड़ का बमुश्किल मुल्क है, और ये 22 करोड़ का, और अभी ये सेंसस शुरू हो रहे हैं, तो इसके बाद कहा ही जा रहा है ये 26-27 करोड़ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन इसकी सामने आएगी। तो ये 25 करोड़ का मुल्क जो है, इसको आप किस तरह से एक 2 करोड़ के मुल्क की मईशत के साथ जो है उसका कंपैरिजन कर सकते हैं? फिर यहाँ के अपने यहाँ के ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और हैं, और जिनको सामने अगर रखें तो यहाँ इकॉनमी को मजबूत करने का या रिजर्व्स बिल्ड करने की नौबत पता नहीं कब आए। उससे पहले ही यहाँ पर अगर कोई ऐसी अनार्की की सूरत हाल पैदा हो जाए तो उसको कौन संभालेगा? तो ये इतनी आसानी से बात करने वाली नहीं होती कि डिफ़ॉल्ट का जो है वो फ़ायदा होगा और ये कुछ भी नहीं होगा। ये एक बड़ी गैर ज़िम्मेदाराना सी अप्रोच है। सो बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान को एक डिफ़ॉल्ट से बचना है, और ये एक तो ये रीज़न है। दूसरी, खान साहब का जैसे मैंने कहा है कि वो उन्होंने मुसलसल एक अदम इस्तेहकाम, सियासी अदम इस्तेहकाम जो है उससे दो चार किया हुआ है इस हुकूमत को। पहले नेशनल असम्बली से निकले और अब वो सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने की बात कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में ये बात आई कि टेक्नोक्रेट हुकूमत बना दी जाए। टेक्नोक्रेट हुकूमत की तो आइन में तो कहीं गुंजाइश नहीं है, और ये वक्तन फ़वक्तन बनती रही हैं, लेकिन ये तब बनी हैं जब जब पाकिस्तान के अंदर कोई मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी और उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन का वजूद नहीं था। तो फिर एक जर्नैल साहब आए, उन्होंने मुल्क की कमान संभाली और वो सदर मुमलिकत भी बन गए, और फिर उन्होंने हैंड पिक्ड कैबिनेट जो है वो बना ली और उसके अंदर सारे टेक्नोक्रेट ही शामिल किए, जिनमें आप शुरू हो जाएं कि अगर माजी करीब की बात करें तो इसहाक खान, मरहूम सदर इसहाक खान थे, और फिर इसी तरह के बाकी भी जितने भी नाम थे, आगा शाही थे एक दौर में, फिर उसके बाद भी जितने भी लोग आए वो सारे महबूबुल हक, ये सारे टेक्नोक्रेट्स ही थे जो उन हुकूमतों को चलाते रहे। और उन हुकूमतों ने क्या दिया इस मुल्क को? देखने वाली बात है कि क्या दिया गया? कुछ भी नहीं दिया। उसी तरह से अगर आप इकॉनमी को ठीक कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आपने अपनी सियासत तबाह कर ली पकड़ के। आपने मुल्क का जितना भी पॉलिटिकल फैब्रिक है उसको तबाह कर दिया, नॉन पॉलिटिकल और नॉन इलेक्टेड लोग जो हैं वो ला के। अब इसकी ताज़ा तरीन जो मिसाल टेक्नोक्रेट हुकूमत की बनी है, और अगर उसके बाद भी अगर फिर टेक्नोक्रेट हुकूमत की बात करनी है तो वो फिर हैफ है ऐसे लोगों के ऊपर। यानी ये खान साहब की जो हुकूमत थी ये क्या थी? खान साहब की हुकूमत भी एक टेक्नोक्रेट हुकूमत थी। खान साहब की कैबिनेट उठाकर देखें ना कि उसके अंदर आधे से ज़्यादा जो वज़ीर थे, आप पेट्रोलियम का, बिजली का, हवाबाजी के, ये वो जितने भी मिनिस्टर्स जो थे ख़जाने के, ये सारे ही नॉन इलेक्टेड लोग थे। शौकत तरीन साहब कोई इलेक्टेड आदमी हैं, टेक्नोक्रेट हैं वो भी। फिर और भी उनके जो पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री जो चलाते रहे, जो बुनियादी तौर पर जो इकॉनमी से डायरेक्टली रिलेटेड हैं, आपका एनर्जी सेक्टर है वो, और ख़जाना, ये सारे टेक्नोक्रेट ही चला रहे थे खान साहब के दौर में। तो उन्होंने 4 साल के अंदर जो गुल खिलाए और जो उन्होंने काम कर दिया, वो एक हवाबाजी के वज़ीर थे, उन्होंने ऐसा बयान दागा कि जनाब उसके बाद पाकिस्तान का पूरे यूरोप के अंदर दाखिला जो है वो ममनू हो गया PIA का। इस किस्म के उन्होंने जो है एडवेंचर किए। तो ये टेक्नोक्रेट हुकूमत, एक तो ये है कि ये किसी तौर पर भी फिजिबल नहीं है, और दूसरी ये भी बात है कि अगर टेक्नोक्रेट हुकूमत अगर बना दी जाए तो उसके साथ डील कौन करेगा? यानी आपने इस वक्त तो करना है, डील करना है IMF के साथ, और ये इसके पीछे थ्योरी ये पेश की जा रही है कि जो भी टेक्नोक्रेट हुकूमत होगी, और यही उसकी क्वालिफिकेशन बयान की जा रही है कि चूँकि वो नॉन इलेक्टेड होंगे तो वो ऐसे कड़े फैसले कर लेंगे जो इस वक्त जो पॉलिटिशियन नहीं कर पा रहे, कि वो कहते हैं कि हमारा इलेक्शन ख़राब हो जाएगा, हमारा वोटर नाराज़ हो जाएगा। तो वो सख्त फैसले वो नॉन इलेक्टेड टेक्नोक्रेट्स जो हैं वो कर लेंगे 2 साल के अंदर। अच्छा, वो अगर कर लेंगे तो उनके कामों की गारंटी कौन देगा? उसके बाद उन जो डील्स वो कर जाएंगे, वो ये थोड़ा ही है कि अगर 1 साल के लिए आते हैं तो वो 1 साल के अंदर ही डील जो है वो शुरू भी होगी और कंक्लूड भी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आने वाली हुकूमतों को उस डील को जारी रखना होगा। और क्या फिर ये जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये उस टेक्नोक्रेट हुकूमत की डील्स को ऑनर करेंगी? इनको तो फिर बल्कि ये एक नई अफरा तफरी शुरू हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून जो है अगर बाहर निकलेगी, पीपल्स पार्टी बाहर निकलेगी हुकूमत से, तो ये तो शुक्र बजा लाएंगे कि अब हमें भी मुर्दाबाद मुर्दाबाद नारे लगाने का मौका मिल गया, और वो किसी हुकूमत को सामने रखकर वो ये शुरू हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता,
ये इसी हुकूमत के साथ, इन्हीं लोगों के साथ चलना पड़ेगा। हाँ, इसकी वजूहात मुझे जो नज़र आ रही हैं, देखिए इसमें बहुत से जो डेमोक्रेट्स हैं, जैसे रज़ा रब्बानी हैं, उन्होंने और दूसरे जितने भी लोग हैं, उन्होंने इसकी मुखालफत की है। और आज ही रज़ा रब्बानी साहब ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की। इसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया कि टेक्नोक्रेट हुकूमत का और 3 माह से ज़ायद की हुकूमत का आइन के अंदर कहीं कोई उसकी गुंजाइश नहीं है और ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, ना ही की जा सकती है। वो रज़ा रब्बानी बहुत ही बायदा बुक चलने वाले आदमी हैं, तो उन्होंने यही बात कही कि इसका कहीं किसी जगह पर इसकी गुंजाइश नहीं है। तो ये इसको उन्होंने यानी एक कॉन्स्पिरेसी से ही इसे ताबीर किया है। ये असल में मामला ये है, जो मुझे जो समझ आता है वो तो यही है कि ये इनफैक्ट ये खान साहब को थोड़ा सा रोकने के लिए, उनके हाथ रोकने के लिए 2-3 तरफ से जो काम हो रहा है, उसमें से एक ये भी एक कार्ड के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है। खान साहब जो नहीं चैन ले रहे, जो बैठ ही नहीं रहे, टांग भी टूट गई है फिर भी वो बंदा नहीं बैठ रहा और इलेक्शन की रट लगाई हुई है। अगर आज इलेक्शन अनाउंस हो जाए, कल इमरान खान इलेक्शन कैंपेन चलाने के काबिल नहीं है। हालात ये हैं, लेकिन वो हैं कि वो एक मुसलसल एक अनसर्टेनिटी जो है उन्होंने पैदा की हुई है और पाकिस्तान के मुआशी अदम इस्तेहकाम की और पाकिस्तान की मुआशी जो गिरावट है उसकी एक रीज़न ये एक सियासी अदम इस्तेहकाम भी है। सो एक तो उनके बारे में एक अभी ये भी इल्ज़ाम आ रहा है कि उन्होंने अपने दौर में जिस तरह से तो मीशत को तबाह किया, और दूसरा अभी जो तालिबानाइजेशन के हवाले से जो चैलेंज दरपेश है और KPK के अंदर अफ़गान बॉर्डर के साथ और फिर बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की नई लहर है, उसमें जनाब खान साहब की जो हुकूमत के अंदर इन लोगों के साथ जो डील्स की गई, वो उनका बहुत ज़्यादा रोल एलेज किया जा रहा है। खान साहब पे इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि ये उनके किए हुए एग्रीमेंट्स हैं जिनकी वजह से ये मुसल्ला लोग वहाँ पर इस तरह से KPK के अंदर ये दहशतगर्दी कर रहे हैं। और फिर आज खान साहब ने ये कह भी दिया कि हम उन जंगजुओं को पाकिस्तान के अंदर आबाद करना चाहते थे और उन्हें यहाँ की शहरियत देना चाहते थे। यानी ये देखें किस किस्म की ये पॉलिटिक्स कर रहे थे, किस किस्म की हुकूमत कर रहे थे कि यानी जो जिन्हें अपनी ज़ुबान से कह रहे हैं कि वो अस्करियत पसंद थे, जिन्हें वो पाकिस्तान के अंदर आबाद करना चाहते थे। सो हम और फिर अगली सांस में वो कहते हैं कि पाकिस्तान को इस्टेब्लिशमेंट से कहते हैं कि पाकिस्तान को आप कोई लेबॉर्ट्री ना बनाएं और इसके ऊपर टेस्ट ना करें। भाई टेस्ट तो आप भी करते गए हैं। उस वक्त आप जो अगर इस्टेब्लिशमेंट ये सारा कुछ कर रही थी तो आप उनके ब्लू आइड थे, आप उनके बडी थे, आप उनके हाथों में हाथ डालकर ये सारे काम कर रहे थे। और उस वक्त भी जो एक मखसूस हल्का इस्टेब्लिशमेंट का इस हवाले से जो उसकी अप्रोच थी, वो जो कर रहा था, आप उसकी बाहों में बाहें डालकर वो सारे काम कर रहे थे। तो आज वही चीज़ें जो हैं वो खमियाजा वो भुगतना पड़ रहा है पूरी कौम को। अब फिर ये टेक्नोक्रेट की जो बात आई है, इसमें फिर अगेन वही बात है कि इसकी आइन में तो कहीं गुंजाइश नहीं है। हाँ, अलबत्ता इससे पहले ये बात अभी टेक्नोक्रेट की हुई है, लेकिन इससे पहले एक और बात मौलाना फजलुर रहमान ने एक बहस शुरू की थी। मैंने ही उनका इंटरव्यू किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि हम इस असेंबली को 1 साल मज़ीद एक्सटेंड करने पर गौर कर रहे हैं। अच्छा, ये भी एक बिल्कुल ही अजीबो गरीब किस्म की बात है कि जब भी कोई और हुकूमत होती है तो हमारे ये जो साहिबान हैं, जो इसके PDM के, जो कि बहुत चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं और आइन और सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते हैं, ये हमेशा ऐसी बातों की हौसला शिकनी करते हैं। लेकिन अब जब खुद आकर हुकूमत में बैठे हैं तो वो कहते हैं कि इस पार्लियामेंट को अब ये चलती जाए, और वो 1 साल की एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर उनके से दिल की पूछी जाए तो इस वक्त जो हालात है वो कहेंगे 5 साल की एक्सटेंशन दे दें। सो ये भी एक बिल्कुल कोई इतना अच्छा मामला नहीं है कि जिस तरह से आप चीज़ों को चलाना चाह रहे हैं। इसमें ख़ुद हुकूमत के अंदर से काफ़ी मुखालफत सामने आ रही है। लेकिन ये मैं जो बात मैंने स्टार्ट की कि ये है क्या, बुनियादी तौर पर जो मुझे समझ आ रहा है वो यही है कि ये खान साहब को मौत दिखाकर बुखार पर राज़ी करने वाली बात है। यानी टेक्नोक्रेट हुकूमत, वो भी 2 साल की हुकूमत, साल की हुकूमत, 2 साल की हुकूमत। ये कहने का मतलब ये है कि भाई मिस्टर खान साहब, आप मई में इलेक्शन मांग रहे हैं, अप्रैल मई में इलेक्शन मांग रहे हैं, ये तो अक्टूबर में भी नहीं होंगे, ये तो उससे अगले साल अक्टूबर में, या फिर हो सकता है उससे भी अगले साल अक्टूबर में, 2025 के अक्टूबर में हो या 2024 के अक्टूबर में हो। सो ये उन्हें इस चीज़ का एक दे के, ड्रावा दे के उन्हें इस बात पर लाने की कोशिश की जा रही है कि वो कहें कि अच्छा भी ये 2 साल की आप बात छोड़ें, 1 साल की बात मत छोड़ें, आप अक्टूबर में ही भले इलेक्शन करवाएं, लेकिन
अब ये टेक्नोक्रेट की बात ना करें। सो ये टेक्नोक्रेट हुकूमत का जो मामला है, ये मेरे नज़दीक वो यही है कि ये मौत है जो दिखाई जा रही है, और अल्टीमेटली राज़ी यही किया जाएगा कि आप अक्टूबर के इंतखाबात को मान जाएँ। और इसमें बहुत ज़्यादा इम्कान इस बात का है, और इसमें मैं एक आपको ये ख़बर भी देता जाऊँ कि हुकूमत और अपोजिशन के अंदर ये बात भी चल रही है कि किस तरह से बैठकर बात की जाए, और तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट जो हैं वो वापस पार्लियामेंट में जाएं। देखें अभी ये दिसंबर निकल गया है, जनवरी आता है तो उसके बाद 7 माह हैं टोटल जुलाई तक, और 12 अगस्त तक जो है पार्लियामेंट की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। 12 अगस्त को अगर आप मुद्दत ख़त्म करके तो नई केयर टेकर हुकूमत बनाते हैं तो 60 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे। इसका मतलब यह है कि अगस्त के बाद सितंबर और अक्टूबर, 12 अक्टूबर से पहले पहले आपने इंतखाबात करवाने हैं। लेकिन अगर आप 12 अगस्त से पहले 10 अगस्त को भी असेंबली तोड़ते हैं तो फिर आपके पास 90 दिन का मार्जिन आ जाता है। फिर अक्टूबर की बजाय 12 नवंबर तक आपके पास टाइम हो जाएगा। यानी वो अबूरी हुकूमत जो है, इंटरिम हुकूमत जो है, निगरान हुकूमत, वो 60 की बजाय 90 दिन की बनेगी। सो एक तो खान साहब के लिए ये चॉइस है कि क्या आपको 60 दिन की अबूरी हुकूमत चाहिए या 2 साल की टेक्नोक्रेट हुकूमत चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि खान साहब इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, वो अभी अपना मोमेंटम एक बरकरार रखने के लिए बढ़ सड़कें लगाते रहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो 60 दिन की निगरान हुकूमत की तरफ ही आएंगे जो उन्हें 12 अगस्त को जाकर मिलेगी। और मेरी इतला यही है कि खान साहब इसी तरफ आगे आएंगे, और उनके दाएं बाएं जो एक समझदार लोग हैं वो भी उन्हें समझाएंगे और वो भी समझ जाएंगे। इमरान खान भी इतना कोई पागल नहीं है, बेवकूफ़ आदमी नहीं है जो ऐसे ही हम ये समझते हैं कि शायद उसे सियासत की समझ नहीं है। वो कमाल है, वो पूरे सारे हर चीज़ जानता है, समझता है उसे। और अब इस वक्त इनफैक्ट वो ये है कि सारा जितनी अग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसमें बहुत सी और भी मामलात हैं। इलेक्शन के साथ साथ वो अपने ख़िलाफ़, अपने तरफ जो बढ़ते हुए केसेस हैं उनका रास्ता रोकना चाहते हैं, अपने ख़िलाफ़ जो मुकदमेबाजियाँ हैं उनकी पेशकदमी उसको रोकना चाहते हैं, और जेल को अपने से दूर करना चाहते हैं। इसलिए भी वो प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं। नंबर 1 केसेस को दूर करना, नंबर 2 इलेक्शन हासिल करना। तो इलेक्शन में तो ये खान साहब, मुझे उम्मीद है कि, और बल्कि बहुत सी ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं कि वो पार्लियामेंट में वापस आएंगे, और इस पार्लियामेंट को इसके जो एक ड्यू पीरियड है उसके अंदर ये मुकम्मल हो, और वो फिर बैठकर निगरान हुकूमत की तश्कील के अंदर वो पूरा पार्टिसिपेट करे और आइंदा इंतखाबात की तरफ जाए। सो ये मौत है जो दिखाकर बुखार पर राज़ी किया जा रहा है। अब तक ये इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।